Hello students, this is Vikas Gar. Welcome you on my YouTube channel. Students, in previous video we had started the chapter of planning, and in the planning we had done the meaning of planning, features of planning, advantages, limitations, procedure of planning, and in this video we will do the types of plan. The first one types of plan is the objectives. Students, what is the objectives? Objective are the end point of planning. This is the end point of planning. जो ये प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्लानिंग का एंड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, और जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज की जाती हैं वो इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए की जाती हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है हर फॉर्म के लिए अलग अलग हो सकते हैं, हर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया वो है टू इंक्रीज द सेल्स बाय 25%। यानी मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो ये ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। देखिए हमने जो पहले प्लान में पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था व्हाट टू डू, हाउ टू। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव है हमने इसमें क्या पढ़ा, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, हमें सेल को 25% से इंक्रीज करना है। ये हमारा जो है वो एक फर्म का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये किसी भी फर्म के गोल होते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी देखिए जो ये वर्ड है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस वर्ड का ओरिजिन जो हुआ था वो वार से हुआ था, यानी कि युद्ध से हुआ था। ये जो स्ट्रेटेजी वर्ड है स्टूडेंट्स हम युद्ध में यूज करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता था, जब पुराने टाइम में वर्ल्ड वॉर होती थी या कोई भी युद्ध होता था एक कंट्री का एक दूसरी कंट्री के साथ, तो जो एक कंट्री अपने दुश्मन की चाल को देखकर स्वयं जो स्टेप टेकन करती थी उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है स्टूडेंट, जब ये वर्ड जो युद्ध से है तो हमने इसको बिजनेस में क्यों यूज किया। देखिए बिजनेस में इसलिए यूज किया इसको, जो ये वर्ड है, जो दुश्मन है, हमने उसको अपने कॉम्पिटिटर को मान लिया है कि जो कॉम्पिटिटर है वो हमारा दुश्मन है, राइट। यानी जो कॉम्पिटिटर काम करता है उसको देखकर हमने भी कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। जो हम स्टेप लेते हैं वो स्ट्रेटेजी होती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए देयर आर द टू कंपनीज, दैट वन इज द पेप्सिको होता है, वैसे पेप्सी एक ब्रांड है, पेप्सिको कंपनी है, और एक है कोका कोला, राइट। अब मैंने ऊपर एग्जांपल लिया कि जो सेल है 25% से इंक्रीज करनी है। अब कंपनी ने क्या किया, पेप्सी ने क्या किया, जो 20% प्राइस है उनको रिड्यूस कर दिया अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, राइट। जब इन्होंने 20% प्राइस को कम कर दिया तो इनका माल क्या हुआ, इनका जो सेल थी वो ज़्यादा बढ़ गई। अब कोका कोला ने क्या किया, अपने भी प्राइस को 20% से ज़्यादा करके 40% प्राइस जो है वो कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, राइट। अब जो पेप्सी है स्टूडेंट्स, अगर इसको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो कोका कोला ने जो स्टेप लिया है उसके बिहाफ पर जो भी स्टेप लिया जाएगा वो स्ट्रेटेजी बोला जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ये ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए किया जाता है। थर्ड है स्टूडेंट्स पॉलिसी। देखिए पॉलिसी क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलिसी होती है गाइडलाइंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस होती है पॉलिसी। और हम इसको सिंपल वर्ड में ये भी बोल सकते हैं, दैट इज द वन वे टू और हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स। यानी जो हर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है और वो उनको किस प्रकार से हैंडल करते हैं, दैट विल बी इंक्लूड इन द पॉलिसी। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज कीजिए हमने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी क्रेडिट सेल की जाएगी हमने अपने डेटर्स को जो टाइम दिया दैट विल बी द 45 डेज। हमने अपने डेटर को 45 डेज का टाइम दे दिया कि जो भी आप क्रेडिट सेल करेंगे वो 45 डेज में हमें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। दैट विल बी द पॉलिसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन।
तो इस प्रकार से पॉलिसी को बोला जा सकता है स्टूडेंट्स कि अ पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। इसका एक और एग्जांपल मैं लूं, कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी भी हो सकती है स्टूडेंट्स। प्राइसिंग पॉलिसी यानी कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में तो उसकी जो प्राइस सेट किया जाएगा वो किस बेस पे किया जाएगा, एक पॉलिसी बना दी कि वो इस बेस पे सेट किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रोसीजर। जो प्रोसीजर का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो हो सकता है देखिए स्टेप्स या कोई प्रोसेस। जैसे हमने पहली वीडियो में प्लानिंग की प्रोसेस की थी, वो स्टेप्स किए थे, वो प्रोसीजर ही होता है स्टूडेंट्स। ये जो प्रोसीजर होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होती है किसी भी काम को करने के लिए, राइट। देखिए जैसे मैंने एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बताई आपको, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो आप स्कूल में पढ़ते हो और आपकी स्कूल में एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना दी, सॉरी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बना दिया, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बना दिया। वो प्रोसीजर क्या बना दिया कि जब भी आपके स्कूल में कोई भी नया टीचर अपॉइंट किया जाएगा तो हम सबसे पहले उसका रिटन टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हम उसका डेमो लेंगे एंड आफ्टर दैट विल बी द सिलेक्ट, राइट। इसी प्रकार से एक मैं बिजनेस के लिए बोलूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी कि हम जो क्रेडिट सेल करेंगे और हमने क्रेडिट सेल कर दी और जो डेटर्स है स्टूडेंट उन्होंने हमारा एक पर्टिकुलर टाइम में पैसा रिफंड नहीं किया, तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने ऐसा नहीं करेंगे कि वो जो पैसा नहीं दे रहा तो हम सीधा उसका कोर्ट में केस कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो हमने उसके लिए पहले ही एक प्लान बना लिया। जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स सभी सिचुएशन मानकर चली जाती हैं कि हमने ये भी माना कि जब हम 45 डेज के लिए हम क्रेडिट सेल करेंगे तो जो पैसा नहीं देगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको कोई भी लेटर लिखेंगे, रिटर्न लेटर, हम उसको जो इन्फॉर्म करेंगे वो लेटर लिखेंगे उसको। अगर वो फिर भी हमें कोई जवाब नहीं देता या हमें सेटिस्फाई नहीं करता, हम फिर उसको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट ऑन फोन, हम उसको फोन पे कांटेक्ट करेंगे, राइट। वो पैसे दे देता है, ठीक है। अगर वो फिर भी पैसे नहीं देता हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उससे पर्सनल मीटिंग करेंगे, हम उसके पास पर्सनल मीटिंग करेंगे। वो तब भी पैसे नहीं देता तो हम कोई भी टेकिंग द लीगल एक्शन, जो भी लीगल एक्शन लेना होगा हम वो लीगल एक्शन उस पर लेंगे। तो ये एक स्टूडेंट्स प्रोसीजर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट जो होता है वो होता है मेथड। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट activities of the procedure are completed। यानी देखिए आपको पता है किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जब हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड किए थे तो उसमें भी पढ़ा था कि जो बेस्ट वे है किसी भी काम को करने का, बहुत सारे मेथड होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमें कोई भी काम करना है तो उसके कई सारे मेथड है, उनमें से जो बेस्ट है वो हमें चूज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना। यानी पहले हमने वो मेथड चेक कर लिया कि वो ठीक है या नहीं, फिर दूसरा कर लिया, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में ही जो मेथड बेस्ट है उसी को हमने चूज करना है, क्योंकि उससे हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी आती है, टाइम भी बचता है और जो हमारी जो जो रेट है, जो कॉस्टिंग है वो भी कम आती है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रूल। देखिए रूल हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, रूल बताता है हमें डू के बारे में और डोंट के बारे में। यानी कि कोई भी देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी में रूल्स होते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी में कोई ना कोई रूल्स होते हैं। अब आप स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे भी आपको बताया गया है दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स। आपको स्कूल में यूनिफॉर्म में आना है, दैट इज द डू। यू विल बी कम एट द टाइम, दैट विल बी द डू। यू डोंट वियर अनदर कलर शूज, दैट्स डोंट। आप स्कूल में मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे या मोबाइल नहीं लेके आएंगे, दैट विल बी द डोंट। आप स्कूल में लेट नहीं आएंगे, ये नहीं करना। यानी कि रूल के बारे में
आपको बताया जाता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बताया जाता है कि हमारे क्या रूल हैं, क्या नहीं है। जैसे सपोज कीजिए किसी भी फैक्ट्री में ये बता दिया नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, ये रूल बना दिया गया, जब आप फैक्ट्री में होंगे तो आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई रूल बनाती है और उस रूल का फॉलो सभी को करना होता है, चाहे कोई टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो या कोई भी लो लेवल का हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये भी एक जो है रूल है। जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो है प्रोग्राम। देखिए जो ये प्रोग्राम है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव, इसमें हम ऑब्जेक्टिव को भी शामिल करते हैं, पॉलिसी को भी शामिल करते हैं, प्रोसीजर को भी शामिल करते हैं और हम इसको में रूल को भी शामिल करते हैं। यानी जो हमें फर्म के ऑब्जेक्टिव को सेट करना है उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए पॉलिसी की हेल्प से, रूल की हेल्प से, प्रोसीजर को लेके और जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हम इसमें बता सकते हैं शॉर्ट में स्टूडेंट्स अ न्यू program is designed for every new work। यानी जो भी हम न्यू वर्क करेंगे उसके लिए एक नया प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के थ्रू हम मैनेजर को फ्यूचर में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में एडवांस में इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनकी नीड्स के बारे में जान सकते हैं। ये स्टूडेंट्स जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कोई प्रोडक्शन प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। यानी सपोज कीजिए अगर हमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना है तो हमें उसमें पहले प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हमें जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है वो किस मेथड से, किस प्रोग्राम के तहत करवानी है, किस प्रोग्राम से कैसे करवानी है। और जो लास्ट है स्टूडेंट्स वो होता है बजट। देखिए बजट को जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल फॉर्म में। यानी कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम फ्यूचर के लिए है बजट बनाते हैं, ये कई प्रकार से हो सकते हैं। देखिए हम जो बजट बनाते हैं स्टूडेंट्स, बजट क्या होता है, बजट एक किसी भी चीज़ के लिए एक न्यूमेरिकल टर्म्स होती है जो फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करने के लिए सेट किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे सपोज करो हम एक्सपेंसेस के लिए कोई बजट सेट कर देते हैं, हम इनकम के लिए कर देते हैं, हम रेवेन्यू के लिए कर देते हैं, राइट। तो ये जो सभी बजट्स हैं ये कैश बजट के द्वारा, कैश बजट के थ्रू जो है हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो ये बजट है, ये बजट सभी, जैसे हमने के एग्जांपल लीजिए हम एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अब जैसे सपोज कीजिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि 25% सेल इंक्रीज करनी है। इस सेल को इंक्रीज करने के लिए हमने एक एडवर्टीजमेंट का बजट सेट कर दिया कि जो हम एडवर्टीजमेंट करेंगे वो इतने रुपए तक करेंगे, इससे ज़्यादा का बजट हमारे एडवर्टीजमेंट का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, मान लो अब एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ, एक एक्सपेंडिचर के लिए हमने सेट कर दिया, जैसे टेलीफोन के बिल हैं वो 4000 रुपये तक के बजट के लिए टेलीफोन के एक्सपेंडिचर होंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम किसी भी चीज़ का बजट बना सकते हैं और जो बजट है वो एक टूल है कंट्रोल करने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास ये बजट नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज कीजिए हमारी सेल 4 करोड़ रुपए की थी और इसको इंक्रीज करके 25% से इंक्रीज करना था, वो सेल हमने 5 करोड़ तक पहुंचानी थी। अब 1 करोड़ की सेल को बढ़ाने के लिए हमने बजट बना दिया कि हम जो है केवल 5 लाख रुपीज़ की ही एडवर्टाइजमेंट करेंगे इस 1 करोड़ की सेल को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ की सेल को बढ़ाने के लिए हम 50 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट कर देंगे। अगर ये बजट नहीं होगा तो हम कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो टोटल 8 टाइप्स के जो प्लान हैं वो हमारे प्लान होते हैं।